होटल ताज अपनी शानदार वास्तुकला और शाही मेहमान नवाजी के लिए मशहूर, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से कई दिलों में डर पैदा करता आया है। ये कहानी है होटल के कमरा नंबर 306 की। एक ऐसा कमरा जहाँ की हर रात एक नई डरावनी कहानी जन्म लेती है। क्या आप इस कमरे के पीछे छिपे भूतिया राज को जानने की हिम्मत रखते हैं? अब जब मैं आपको होटल ताज के कमरा नंबर 306 की डरावनी सच्चाई बताने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस डर को महसूस करें जो धीरे धीरे मेरे अंदर समाता चला गया था। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और कल्पना कीजिए उस सुनसान कमरे की, उसके ठंडे फर्श की और उस अजीब से डर की जो हर कोने में छिपा हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम होटल ताज के कमरा नंबर 306 के भूतिया राज के अंधेरे में उतरने वाले हैं। कहानियों के अनुसार होटल के कमरा नंबर 306 में कई मेहमानों ने डरावनी चीजें देखने और महसूस करने की शिकायत की थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने कमरे में भूतिया आकृतियां देखी हैं, जबकि अन्य ने भयानक आवाजें सुनने का दावा किया है। यहाँ तक कि कुछ मेहमान रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए थे। उनके पीछे कोई निशान नहीं बचा था। मैंने इन कहानियों को सिर्फ शहरी किंवदंती मानकर खारिज कर दिया, लेकिन मेरे संपादक ने जोर दिया कि मैं इस मामले को देखूं। उन्होंने कहा कि यह होटल के शानदार इतिहास के नीचे छिपे एक गहरे रहस्य को उजागर करने का एक मौका हो सकता है। अनिच्छा से मैंने होटल ताज में एक कमरा बुक किया। मैंने विशेष रूप से कमरा नंबर 306 का अनुरोध किया, यह देखने के लिए कि क्या कहानियों में कोई सच्चाई है। होटल शानदार था, जिसकी लॉबी झूमरों से जगमगा रही थी और लाल कालीन से सजी थी। लेकिन जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो हवा बदल गई। गलियारा लंबा और सुनसान था, जिसमें एक अजीब सी चुप्पी थी जो मेरे अंदर तक समा गई। कमरा नंबर 306 के पास पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया हो। कमरा नंबर 306 अन्य कमरों जैसा ही था, जिसमें एक आलीशान बिस्तर, प्राचीन फर्नीचर और शहर का एक सुंदर दृश्य था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा दर्पण था, जिसके चारों ओर जटिल नक्काशीदार एक फ्रेम था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे ठंड लग गई, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मैंने अपने कंधे सिकोड़ लिए, यह सोचकर कि यह शायद एयर कंडीशनिंग है। मैंने अपना सामान रखा और कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन मैं कमरे में अकेली थी। दर्पण ने मेरा ध्यान खींचा और मैं खुद को उसमें देखने से मदद नहीं कर सकी। यह एक साधारण दर्पण था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। रात गहराने के साथ होटल की हलचल कम होने लगी। कमरा नंबर 306 में चुप्पी और गहरी हो गई, केवल कभी कभार गुजरने वाली कारों की दूर की आवाज से टूटती हुई। मैं बिस्तर पर लेट गई, खुद को थकावट के बावजूद बेचैन महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। तभी मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। यह बहुत धीमी थी, लगभग अश्रव्य, लेकिन यह निश्चित रूप से थी। मैं उठकर बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। यह कमरे के कोने से आ रही थी, जहां दर्पण खड़ा था। मैं डर गई, लेकिन मेरी खोजी प्रवृत्ति ने मुझे दर्पण के पास जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। मेरे पैर फर्श पर ठंडे लग रहे थे। जैसे ही मैं दर्पण के पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज होती गई, अब एक रोने की तरह लग रही थी। मैं कांप रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ी रही, जिज्ञासा और डर से बंधी हुई थी। मैंने कांपते हुए दर्पण में देखा। मेरी अपनी छवि ने मुझे वापस घूरते हुए देखा, पीला और डरा हुआ। लेकिन फिर मेरे प्रतिबिंब के पीछे मैंने एक और आकृति देखी। यह आकृति धुंधली और विकृत थी, लेकिन मैं बता सकती थी कि यह एक औरत थी। वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें खाली और दुखी थीं, और वह मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। उसकी पीड़ा इतनी वास्तविक थी कि मैं उसे महसूस कर सकती थी, जैसे कि यह मेरा अपना हो। मैं डर के मारे जम गई थी।
मेरी चीख मेरे गले में फंस गई थी। औरत ने दर्पण में मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि दर्पण की सतह ठंडी और चिपचिपी हो रही है। यह एक जीवित चीज की तरह लग रहा था, जो मुझे अपनी गहराई में खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरा तेज रोशनी से भर गया और औरत गायब हो गई। मैं हाँफ रही थी, मेरा शरीर पसीने से तर था। मैं कमरे से भाग गई, गलियारे से नीचे रिसेप्शन की ओर दौड़ रही थी। मेरी दिल की धड़कन मेरे कानों में गड़गड़ाहट कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। रिसेप्शनिस्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर कई कहानियां लिखी हुई थीं, ने मुझे देखा और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उसे जो कुछ भी हुआ था उसे बताया। मेरी आवाज़ डर से कांप रही थी। मैं अपनी कहानी के हर विवरण को बताने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी, जैसे कि अगर मैंने इसे जोर से कहा तो यह अधिक वास्तविक हो जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी बात सुनी। उसका चेहरा गंभीर होता गया। उसने कहा कि मैं पहली नहीं हूँ जिसने कमरा नंबर 306 में कुछ अजीब देखा है। उसने मुझे बताया कि कई सालों से मेहमानों ने उस कमरे में भूतिया आकृतियां देखने और भयानक आवाजें सुनने की शिकायत की है, लेकिन उसने यह भी कहा कि मैंने जो देखा वह अब तक का सबसे तीव्र अनुभव था। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि होटल के इतिहास में कमरा नंबर 306 एक दुखद घटना का केंद्र रहा है। कई साल पहले एक युवा दुल्हन जिसका नाम इजाबेला था ने उसी कमरे में अपने हनीमून की रात बिताई थी। वह अपने पति के साथ बहुत प्यार में थी और वे एक साथ एक खुशहाल भविष्य का इंतजार कर रहे थे। वे जीवन भर साथ रहने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन त्रासदी हुई। अगली सुबह इजाबेला के पति को कमरे में मृत पाया गया। उसकी छाती में एक खंजर था। इजाबेला पर उसके पति की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। वह असहाय थी, अपने पति के नुकसान और उस पर लगाए गए विश्वासघात से तबाह हो गई थी। उसने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। समाज और यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसके खिलाफ मुंह मोड़ लिया। अपनी फांसी से ठीक पहले इजाबेला ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा तब तक होटल में भटकती रहेगी जब तक कि उसकी मौत का बदला नहीं लिया जाता। उसने कसम खाई कि वह कमरा नंबर 306 में आने वाले हर व्यक्ति को डराएगी, जब तक कि कोई उसकी कहानी सुनने और सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हो जाता। यह बदला नहीं था जिसकी वह तलाश कर रही थी, बल्कि उसकी कहानी की मान्यता और उसके नाम की सफाई थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि इजाबेला की आत्मा आज भी कमरे में भटकती है, अपने पति की मौत का बदला लेने और अपनी शांति पाने के लिए तरस रही है। वह कमरा नंबर 306 में कैद है, जो एक भयानक घटना के शाश्वत पुनरावृत्ति में फंसी हुई है। यह जानकर मैं दंग रह गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस औरत को दर्पण में देखा था वह इजाबेला थी। वह मुझसे मदद मांग रही थी, मुझसे उसकी कहानी दुनिया को बताने और उसके पति के असली हत्यारे को खोजने के लिए कह रही थी। दर्पण सिर्फ एक दर्पण नहीं था, बल्कि एक पोर्टल था जो मुझे उसकी पीड़ा और उसके शाश्वत कारावास के दर्शन कराता था। मैंने इजाबेला के श्राप को तोड़ने और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी जिसे मैं कवर कर रही थी, यह एक जीवन भर का मिशन बन गया। मैं इजाबेला के लिए न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। मैंने मामले की जांच करने का फैसला किया, यह पता लगाने के लिए कि उसके पति को किसने मारा और क्यों। सच्चाई को उजागर करने की मेरी खोज ने मुझे धोखा, लालच और गहरे रहस्यों की भूल भुलैया में डाल दिया। अगली कई दिनों तक मैंने होटल के अभिलेखागार में पुराने रिकॉर्ड और समाचार पत्रों को खंगाला। इजाबेला और उसके पति के बारे में जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश की। मैं इजाबेला के जीवन और उसके पति के साथ उसके संबंधों के बारे में जानने के लिए जुनूनी हो गई। मैंने उन लोगों से भी बात की जो उस समय होटल में काम करते थे, उनकी यादों और खातों को इकट्ठा किया। हर बातचीत, हर दस्तावेज ने रहस्य की परतों को छील दिया, जिससे मैं सच्चाई के करीब पहुंचती गई। धीरे धीरे मैंने सच्चाई के टुकड़े टुकड़े जोड़ना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि इजाबेला का पति थॉमस एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके कई दुश्मन थे। उसने कई लोगों को धोखा दिया था और उसके पास कर्ज और खतरे के निशान थे। उसकी भव्य जीवन शैली झूठ
और धोखे पर बनी थी। मुझे यह भी पता चला कि इज़ाबेला और थॉमस की शादी एक व्यवस्था थी, जिसे थॉमस के पिता ने अपनी संपत्ति और प्रभाव को मजबूत करने के लिए व्यवस्थित किया था। इज़ाबेला थॉमस से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह अपने परिवार की खातिर शादी करने के लिए सहमत हो गई थी। वह एक प्यादा थी जो एक ऐसी शादी में फंसी हुई थी जिसमें प्यार और सम्मान की कमी थी। शादी की रात इज़ाबेला को पता चला कि थॉमस का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसे तलाक देने और उसे उसकी संपत्ति से बाहर करने की योजना बना रहा है। इज़ाबेला तबाह हो गई थी, लेकिन उसने थॉमस का सामना करने का फैसला किया था। उसने उससे अपनी बेवफाई और अपनी विश्वासघाती योजनाओं के बारे में पूछा, जिसके कारण एक गर्मागर्म बहस हुई। अगली सुबह थॉमस को मृत पाया गया और इज़ाबेला को हत्या के लिए फंसाया गया। लेकिन मैंने जो सबूत खोजे थे, उनसे पता चला कि थॉमस को किसी और ने मारा था, शायद उसके कई दुश्मनों में से एक ने। समय के साथ सामने आए सुरागों की एक श्रृंखला ने एक चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा किया। हत्यारा थॉमस का सबसे अच्छा दोस्त निकला, एक आदमी जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। दोस्त थॉमस की संपत्ति और इज़ाबेला से ईर्ष्या करता था और उसने उसे मारने और इज़ाबेला को फंसाने की योजना बनाई थी। वह थॉमस के भाग्य और शक्ति को हड़पने के लिए दृढ़ था और इज़ाबेला उसके रास्ते में एक अवांछित बाधा थी। उसने एक परिष्कृत योजना बनाई, थॉमस को धोखा दिया और फिर इज़ाबेला पर अपराध का आरोप लगाया। मैंने पुलिस को सबूत दिया और उन्होंने थॉमस के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उसे थॉमस की हत्या का दोषी पाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। न्याय हो गया था, लेकिन इज़ाबेला की आत्मा अभी भी शांत नहीं थी। उस दिन इज़ाबेला का श्राप टूट गया। कमरा नंबर 306 में अब कोई डरावनी घटना नहीं हुई और होटल में शांति लौट आई। इज़ाबेला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। उसकी मौत का बदला लिया गया और उसकी बेगुनाही साबित हुई। दर्पण, जो कभी उसकी पीड़ा का एक पोर्टल था, एक साधारण वस्तु में बदल गया, जो अब अपनी भयानक यादों से रहित था। होटल ताज ने मेरी जांच के लिए मुझे धन्यवाद दिया और उन्होंने कमरा नंबर 306 को इज़ाबेला की स्मृति में समर्पित करने का फैसला किया। कमरा अब जनता के लिए खुला है और मेहमान इज़ाबेला की कहानी के बारे में जानने और उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां आते हैं। और इसलिए होटल ताज के कमरा नंबर 306 का भूतिया रहस्य आखिरकार हल हो गया। इज़ाबेला की आत्मा को शांति मिल गई और होटल अपने शानदार इतिहास के एक दुखद अध्याय से आगे बढ़ने में सक्षम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।